टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कुछ शिक्षण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त की अवधारणा। वृत्त के कोणों से संबंधित जो गुण होते हैं उनके बारे में जानेंगे। वृत्त की परिधि व व्यास में जो संबंध होता है उससे आप परिचित होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये आप जान सकेंगे। चक्रीय बिंदु क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं और चक्रीय चतुर्भुज के कोण और उनमें आपस में क्या संबंध होता है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वृत्त की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। सर्कल होता क्या है कि किसी भी एक निश्चित बिंदु से, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से जो इक्वल डिस्टेंस पे जो बिंदुओं का बिंदु पथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त। स्क्रीन पे जो आप शेप देख रहे हैं ये एक सर्कल का शेप है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। सेंटर यानी कि अब इस पॉइंट से जो इसके चारों तरफ जो ये डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं बिंदु पथ। और इस ध्यान देंगे आप तो इस पॉइंट से हर एक बिंदु के यानी ये जो पॉइंट रास्ता बना हुआ है उस पे हर एक पॉइंट की इस केंद्र से सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होती है, सारी डिस्टेंस इक्वल होती है। वृत्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां होती हैं उस पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जीवा यानी कॉर्ड की। तो जीवा होता है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर कहलाती है तथा ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। तो ये क्वेश्चन पे 1 नंबर में पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो इसका आंसर होगा व्यास। आप स्क्रीन पे जो आप शेप देख रहे हैं सर्कल का, उसमें अगर हम कॉर्ड की बात करें यानी जीवा की बात करें तो किसी भी दो पॉइंट्स को जो वृत्त के सरकमफेरेंस यानी ये जो चारों तरफ का जो रास्ता है इसको हम लोग चारों तरफ की जो माप है उसको हम लोग सरकमफेरेंस यानी परिधि बोलते हैं। तो इस परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो पॉइंट्स को सपोज कर लीजिए हमने ये दो पॉइंट्स मिला दिया तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये कहलाते हैं जीवा यानी कि कॉर्ड। और अगर यही जीवा सेंटर से होके जाए यानी कि ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर ए है, तो अगर सेंटर से होके जाएगा तो ये होगा व्यास, वो बोलते हैं डायमीटर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डायमीटर यानी व्यास होता है और वृत्त की परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को जब हम मिला देते हैं तो हमें जीवा यानी कि कॉर्ड मिलता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो वृत्त की परिधि से केंद्र की दूरी जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है। अगर ये हमारा केंद्र है तो इसकी वृत्त की परिधि पे कोई भी हम पॉइंट ले लें, चाहे हम ये लें या फिर हम ये पॉइंट ले लें, ये होगी त्रिज्या यानी कि रेडियस। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है छेदन रेखा, सिकेंड। वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को छूने वाली रेखा, वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को छूने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं सिकेंड। अगर हम सपोज कर लीजिए एक लाइन है जो वृत्त के इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, फर्स्ट पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट ये है, तो ये जो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे सिकेंड यानी कि छेदन। नेक्स्ट वर्ड है स्पर्श रेखा यानी कि टैंजेंट क्या होता है। तो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, किसी भी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। सपोज कर लीजिए अगर ये कोई लाइन है, ये वृत्त को केवल एक पॉइंट पर बोलेंगे टैंजेंट। टैंजेंट जो होता है सेंटर से उस पर जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यानी त्रिज्या जो होती है वो टैंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट वर्ड है त्रिज्यखंड यानी सेक्टर। तो वृत्त के चाप यानी आर्क, आर्क क्या होता है, वृत्त के जो सरकमफेरेंस होता है इसी के किसी भी दो पॉइंट्स, सपोज कर लीजिए ये पॉइंट्स है और ये पॉइंट है, तो ए और बी की जो ये डिस्टेंस है इसको इसको हम बोलेंगे आर्क यानी कि चाप, ठीक है। सरकमफेरेंस पे स्थित किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को आर्क बोलते हैं यानी कि चाप बोलते हैं। तो वृत्त के चाप और चाप के अंत्य बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को
हमने सपोज किया ये आपका सेंटर है ओ, रेफरेंस पे किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ले लेते हैं, यानी आर्क ले लेते हैं, तो हम ए ले लेते हैं। तो इसके जो लास्ट पॉइंट ए है, ए, और इस आर्क के यानी ए बी के जो दूसरा पॉइंट है लास्ट बी, उसके बीच की जो होगा, जब इसको बोलेंगे हम सेक्टर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वृत्त की चाप यानी आर्क। आर्क क्लियर हो गया आपको, किसी भी सर्कमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग वृत्त की चाप कहते हैं। एक वर्ड और है वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। तो एक जीवा और एक चाप से घिरा क्षेत्र को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। सपोज कर लो जीवा हमने बताया कि सर वृत्त की परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो ये जीवा हो गई। ठीक है। और जी आर्क यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये आर्क हो गया। तो इसके बीच का जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। अब हम बात करते हैं वृत्त के कोणों से संबंधित गुण के, क्या प्रॉपर्टी होती है जो वृत्त के एंगल से रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि वृत्त एक ही वृत्तखंड में स्थित जो दो कोण होते हैं वो समान होते हैं। सपोज कर लीजिए स्क्रीन पे आपको एक सर्कल का शेप दिख रहा है, तो एक ही वृत्तखंड में यानी कि अगर हम ऐसे पॉइंट ए और बी कर लें और ए ये बी हो गया। ठीक है। अगर इसमें कोई कोण ये सी और डी है, तो यहाँ पे जो ये एंगल है हमारा वो इज इक्वल टू होगा एंगल डी के। एक ही वृत्तखंड में स्थित दो कोण समान होते हैं यानी एंगल सी इज इक्वल। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एक ही अर्धवृत्त में स्थित कोण का माप 90 अंश होता है यानी समकोण होता है। स्क्रीन पे आप एक सर्कल का शेप देख रहे हैं, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल यानी जस्ट इसका हाफ। ओके। और इसमें स्थित कोण का माप यानी कि अगर हम ये एंगल ले लें तो ये हो जाएगा, ये जो एंगल होगा वो होगा 90। अगर हम इसको नाम दें ए बी सी, तो हमारा एंगल बी जो होगा वो होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक वृत्त के केंद्र में बना जो कोण होता है वो उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण से दो गुना होता है। यानी कि सपोज कर लीजिए ये आपका सर्कल है, तो यहाँ पे जो हम एक इसका पॉइंट सर्कल, यहाँ से जो हमारा एंगल इस पे जो बनेगा ये एंगल ए सी और बी नाम दे देते हैं। तो एंगल जो सी ओ बी होगा यानी ये जो एंगल होगा वो डबल होगा इस एंगल, यानी एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स होगा एंगल ए सी ए बी। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना होगा क्योंकि इन्हीं की प्रॉपर्टी के बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वृत्त की परिधि और व्यास में क्या संबंध होता है। तो परिधि यानी सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस मतलब उस वृत्त की चारों तरफ की माप। तो सर्कमफरेंस यानी सी अगर हम लिखें तो सी इक्वल टू होता है 2πr, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो 2r यानी कि अगर इसको हम लिखें कि सी यानी सर्कमफरेंस इक्वल टू पाई इंटू 2r लिख सकते हैं, जहां r जो है वो त्रिज्या है, r इक्वल टू रेडियस है और c जो है वो सर्कमफरेंस। अब 2r क्या है, 2r यानी व्यास हम लिख सकते हैं व्यास त्रिज्या वो केंद्र से परिधि पे किसी बिंदु को मिलाने से बनता है। व्यास जो होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं को जो केंद्र से होकर जाता है उसको मिला के बनता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं c इक्वल टू पाई इंटू 2r। अब हम यानी इसको c यानी परिधि इक्वल टू पाई और 2r होता है हमारा व्यास। परिधि और व्यास में चूंकि हमें संबंध निकालना है तो परिधि अपॉन व्यास इज इक्वल टू हो जाएगा पाई। अब पाई क्या है,
पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का जो मान है वो 4 मान स्थान तक शुद्ध मान जो होता है, अगर हम करें तो पाई इक्वल टू होता है 22/7। इसको हम लिख सकते हैं 3.1416। ओके, और इसे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ज्ञात किया था। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर जो है पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, त्रिज्या है वृत्त की। इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि घास के मैदान में खूंटे से बंधी एक गाय 21 मीटर दूरी तक घास चर सकती है, वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है। तो चूंकि खूंटे से बंधी है गाय, तो सपोज करो अगर ये खूंटा है, ठीक है, और 21 मीटर जो दूरी तक वो घास चल रही है, तो अगर आप सपोज कर लो कि ये अगर 21 मीटर डिस्टेंस की दूरी तक घास चल रही है, तो वो कितने क्षेत्रफल की घास चल सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा वो इधर 21 मीटर जा सकती है, यहाँ आपका आ सकती है ये 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 पूरा एरिया जो है वो घास चल सकती है। बीच में खूंटा है इसका, तो ये जो शेप आप ध्यान से देखोगे वो बन रहा है सर्कल का। तो अगर हम सर्कल का एरिया निकाल लें, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, तो हमें पता चल सकता है कि वो जो गाय है वो कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है। लेकिन क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने बताया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू तो हमें पता है बट आर की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ आर का जो काम करेगा वो करेगा ये 21 मीटर, यानी कि जितने माप की रस्सी से वो बनती है वही उसका आर होगा। तो जो हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू अगर हम 22/7 रख दें और आर की जगह हमारा हो जाएगा 21 मीटर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर 21 का स्क्वायर, और 22/7 इंटू 21 अभी 7 से कैंसिल कराते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा हमारा 66 इंटू 21, और दिस विल बी इक्वल टू 1386 मीटर स्क्वायर। चूंकि आर स्क्वायर है और आर की वैल्यू हमारे मीटर में दी हुई है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारा जो होगा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोड़ा वो 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर स्थित खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, घोड़ा क्षेत्र के कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हमें 21 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास का मैदान है, तो हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ये आयत का। ओके, ये 40 मीटर लंबा है और 24 मीटर चौड़ा, इसके एक कोने पर स्थित, यानी इस कोने सपोज कर लेते हैं ये कोना है, ठीक है, इससे 14 मीटर लंबी, यानी कि इतना सपोज कर लीजिए ये जो डिस्टेंस है हमारी इतना 14 मीटर लंबी रस्सी से बना हुआ है, तो घोड़ा क्षेत्र के कितने क्षेत्रफल तक चल सकता है। क्योंकि वो इस खूंटे से बंधा हुआ है और 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो जो ये एरिया होगा वो इतना ही तो कवर कर पाएगा। ठीक है, अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो हमें पता चल सकता है कि वो कितने क्षेत्र का, यानी घोड़ा खेत की कितने क्षेत्रफल तक चल सकता है। सर्कल के शेप में ये जो पोर्शन है हमारा है, इतना जो पोर्शन है ये एक सर्कल का कितना कौन सा भाग है, 1/4 पार्ट है। ठीक है, तो जब ये 1/4 पार्ट है, ये एरिया हमारा 1/4 है किसका, सर्कल का, तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम इसको लिखेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना खेत का पूछ रहा है ना, खेत का कितना भाग चढ़ सकता है, तो खेत का तो इतना ही हिस्सा 14 मीटर लंबी रस्सी से बना हुआ है, तो आर की जगह हम लिखेंगे 14, और ये 14 का स्क्वायर जो हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर हो जाएगा 14 इंटू 14। अब ये हम देखेंगे कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14,
अभी अगेन कैंसिल करा देते हैं, 2 1 2, 2 2 जा 4, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 11 टाइम्स 22 हो जाएगा। तो हमारा बचा 11 इंटू 14, और ये हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और है कि 1776 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, 176 मीटर परिधि वाले, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा, सपोज कर लो ये परिधि दिया है 176 मीटर, एक वृत्ताकार पार्क है और इसके चारों ओर सड़क बनाई गई है यानी कि 7 मीटर, तो ये इसकी सड़क हो जाएगी। ये एरिया जो है वो सड़क का। तो सड़क का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम पार्क की त्रिज्या निकाल लें, क्योंकि सरकमफेरेंस दिया हुआ है, तो सरकमफेरेंस दिया हुआ है तो यानी कि 2 पाई आर दिया हुआ है, 2 पाई आर दिया हमारा 176 मीटर। तो यहाँ से अगर हम r निकालते हैं तो 176 अपॉन 2 पाई, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 176 अपॉन 2 इंटू 22, और ये अपॉन में 7 होता है तो ये जब ऊपर जाएगा तो इंटू 7 हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कराते हैं तो ये हमारा जाएगा 8 टाइम, 21 8 जा 76, 2 से अगेन कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 इंटू 7, r इक्वल टू मिला 28 मीटर। अब हमको सड़क सहित पार्क की त्रिज्या, तो सड़क की जो ये एरिया जो है ये ऑलरेडी हमारा दिया, ये तो हमारा हो गया 28 मीटर, और ये दिया हुआ है हमारा 7, क्योंकि सड़क जो है वो हमारी 7 मीटर चौड़ी है, तो ये 7 दिया, तो टोटल अगर हम यहाँ से डिस्टेंस देखें तो ये हमारा हो जाएगा त्रिज्या जो है वो 28 प्लस 7 हो जाएगी। पार्क सहित, सड़क सहित पार्क की त्रिज्या जो होगी वो हो जाएगी 35 मीटर। क्योंकि सड़क का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम अगर इस पूरे सड़क सहित पार्क के क्षेत्रफल में से अगर पार्क का केवल क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमें सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल, केवल सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पाई, और ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 28 का होल स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, बट यूनिट हम साथ में लिखते चल रहे हैं। अब यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई बाहर निकल आया, तो ये हमारा बचा 35 का स्क्वायर माइनस 28 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो पाई हो गया, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको हम ब्रेक कर देते हैं, तो 35 प्लस 28 इंटू 35 माइनस 28। अब जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो होगा ये पाई, और 35 प्लस 28 होता है 63, और 35 माइनस 28 हो जाएगा 7। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 इंटू 63 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 22 इंटू 63, दिस विल बी इक्वल टू 1386 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चक्रीय बिंदु यानी सर्कुलर पॉइंट। ये क्या होता है? तो किसी भी वृत्त पर किसी स्थित बिंदुओं को चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप स्क्रीन पे एक सर्कल का शेप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो कि सर्कमफेरेंस क्या है, सर्कल की डिफिनीशन ही हमने स्टार्टिंग में बताई थी कि वो कई सारे बिंदुओं, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, यानी कि अगर उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट से शेप बनता है उसको हम लोग, इस तरह जो शेप मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम ले लीजिए बी, इस सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट है इसको नाम दे दीजिए सी, और यहाँ जो पॉइंट है इसको नाम दे दीजिए डी।
तो पॉइंट ए बी सी डी ये क्या हो गया, क्योंकि सरकमफेरेंस पे है यानी कि किसी भी वृत्त पे परिधि पे स्थित है, तो इनको हम लोग बोलेंगे चक्रीय बिंदु। सपोज कर लीजिए, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये आपका सर्कल है, ठीक, और ये इसके अंदर पॉइंट ओ है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है, यहाँ पॉइंट एस, ये पॉइंट टी है, यहाँ पॉइंट टी है, ये पॉइंट यहाँ पे है, एक एम है। तो अगर हम यहाँ पे चक्रीय बिंदु की बात करेंगे, तो चक्रीय बिंदु होगा हमारा केवल सरकमफेरेंस पे जो होते हैं, यानी वृत्त की परिधि पे जो बिंदु होते हैं उनको लेते हैं, यानी कि पी क्यू आर और एस। तो पी क्यू आर एस, चाहे वो वृत्त के अंदर होगा बिंदु या वृत्त के बाहर होगा, उसको नहीं लेंगे, केवल परिधि पे स्थित बिंदु को लेंगे। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, तो यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हो, तो इस तरह का जो चतुर्भुज होता है उसको हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सपोज कर लीजिए ये जो चारों शेप है, यानी कि एक वृत्त के अंदर जो ये चतुर्भुज बनता है, और वृत्त चतुर्भुज के चारों कोने जो वो वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को टच करने चाहिए, तो इसको हम इस तरह के शेप को हम लोग बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख लोगे, ए अगर हम नाम दे दें बी सी डी, तो ये एक क्या है, एक चतुर्भुज है, क्योंकि वृत्त के अंदर है और उसके चारों कोने ए बी सी डी वृत्त के एक ही वृत्त पे है, तो इनको हम बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। चारों से चक्रीय चतुर्भुज के ही एग्जाम्पल हैं। चक्रीय चतुर्भुज की एक जो प्रॉपर्टी होती है जिसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, उसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के होते हैं। एंगल ए और एंगल सी ये जो होगा हमारा वो होगा 180, और एंगल बी और प्लस एंगल डी जो होगा वो भी होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। इसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इसके जो सम्मुख कोण होंगे वो उनको जब ऐड करेंगे तो उस संपूरक मिलेंगे, यानी 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण ए इक्वल टू 65 डिग्री है और कोण बी इक्वल टू 70 डिग्री है, तो कोण सी और डी ज्ञात करिए। तो ये हमने सबसे पहले, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है तो जाहिर सी बात है वो किसी सर्कल के अंदर ही होगा, तो एक सर्कल हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, यानी एक चतुर्भुज इस पे हम ड्रॉ करेंगे। ये हम ड्रॉ कर लेते हैं ए ए बी सी और डी। ये एंगल जो है, एंगल ए दिया हुआ है 65 डिग्री और एंगल बी दिया हुआ है 70 डिग्री। कोण सी, एंगल सी और एंगल डी पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो सम्मुख कोण होते हैं उनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें 180 मिलना चाहिए। तो सम्मुख कोण हम देख रहे हैं कि चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में बी और डी सम्मुख कोण है, तो एंगल अगर हम बी प्लस एंगल डी करें तो हमें मिलना चाहिए 180 डिग्री, और एंगल बी की वैल्यू है 70 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल डी निकालेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 इधर आएगा, क्योंकि प्लस का साइन है तो यहाँ आके माइनस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस 70 डिग्री। तो एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा ये 110 डिग्री। ये हमारा हो गया एक आंसर नंबर फर्स्ट। सेकेंड जो है, अब एंगल सी पूछ रहा है, तो सेम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे एंगल ए है हमारा 65 डिग्री, तो 65 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65, और इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो एंगल सी इक्वल टू मिलेगा 115। ये हो गया आंसर नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और कोण C इक्वल टू x डिग्री है, तो और कोण A इक्वल टू 2x डिग्री है, तो हमको मान ज्ञात करना है x का, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना। ओके, इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया है वो उससे रिलेटेड फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज यानी सर्कल का शेप और उसके अंदर ABCD एक, ये हमारा हो गया चतुर्भुज। तो हम नाम दे देते हैं ये हो गया एंगल A, B, पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट D। A है 2x डिग्री और C है x, तो x का मान पूछ रहा है। तो x का मान करने के लिए हम जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है वो है समूह कोण, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं, यानी इसी प्रॉपर्टी से हम देखेंगे तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और इनकी वैल्यूज दी है 2x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180। तो 2x प्लस x हो गया 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से जब हम x डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 बाई 3 x इक्वल टू ये हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू हमें यहाँ जो मिली है वो है x इक्वल टू 60। हमारा जो आज का टॉपिक है ये यहीं खत्म होता है।